दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज क्रिमिनल जस्टिस अ फैमिली मैटर को, जो आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम माधव मिश्रा को उसकी वाइफ के साथ देखते हैं, जहां ये दोनों माधव के ऑफिस की ओर जा रहे थे और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि माधव ने अब खुद का ऑफिस ले लिया है और उसके साथ एक बड़ी लॉ फर्म ने भी टाई अप किया है, जिससे माधव को काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। और आज उस लॉ फर्म वालों ने माधव के ऑफिस में एक मीटिंग रखी होती है किसी बड़े केस को निपटाने के लिए, जिसके बाद माधव सीधा अपने ऑफिस आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि एक फार्मेसी कंपनी है क्योरासेल, और जिस जगह एंटीबायोटिक्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ काम करने वाले एक आदमी के लंग्स पूरे 60% तक खराब हो गए हैं। उसी केस को निपटाने के लिए उस लॉ फर्म ने माधव के ऑफिस में मीटिंग रखी थी, जहाँ सामने वाला वकील कहता है कि हम उस क्योरासेल कंपनी को कोर्ट में घसीटेंगे, लेकिन यहाँ उस लॉ फर्म से आया आदमी शौर्य माधव से ये डील करने को कहता है और बदले में वो उस कंपनी की तरफ से 1 करोड़ देने को तैयार था। तब माधव सामने बैठे आदमी को उसके परिवार का वास्ता देकर इस केस को यहीं सुलटा देता है और उसे 1 करोड़ का चेक सौंप देता है, यानी यहाँ ये केस रफा दफा हो गया। इसके बाद माधव शौर्य से पूछता है कि सर, मैंने आपके हाथ में 2 और चेक देखे थे जिसमें 3 करोड़ तक की अमाउंट थी, तो आपने सिर्फ 1 करोड़ वाला चेक क्यों दिया? जिस पर शौर्य कहता है कि हमें कम से कम में डील करनी थी, और तुम्हें पता है वो गरीब आदमी 1 करोड़ में ही क्यों मान गया? क्योंकि उसे तुमने समझाया था और तुम उसी के जैसे लगते हो। ये सुनकर माधव को बहुत बुरा लगता है कि शायद इसे मेरी कोई वैल्यू नहीं है, पर वो कुछ कहता नहीं। और तभी शौर्य माधव को ये केस खत्म करने की खुशी में अपनी कार गिफ्ट कर देता है। खैर फिर थोड़ी देर में वहाँ माधव के 2 असिस्टेंट आते हैं, जिसमें पहला था दीपू, जो कि माधव का साला है, और दूसरी है शिवानी। ये दोनों ही माधव के केस लड़ने के तरीके से उसके फैन बने बैठे हैं। इसके बाद हम एक काम वाली बाई कमला को देखते हैं, जो मार्केट से मच्छी लेकर सीधा एक बिल्डिंग में जाती है, जहाँ वो किसी डॉक्टर राज के घर में काम करती थी। और फिर राज के घर में एंट्री करते ही वो देखती है कि राज तो किसी औरत को पकड़े बैठा है जो खून में लथपथ है। ये देखकर वो चिल्लाने लगती है। अब यहाँ से 24 घंटे पहले सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम राज की फैमिली को देखते हैं, जिसमें उसकी बेटी ईरा है, उसकी बीवी अंजू है और उसकी माँ है। हालांकि हमें पता चलता है कि अंजू और राज अब साथ में नहीं रहते। अंजू राज के सामने वाले फ्लैट में रहती है और आज ईरा का बर्थडे है, इसलिए वो उसे पियानो गिफ्ट में देती है। यहाँ ईरा की कंडीशन देखकर हमें पता चलता है कि उसे कोई डिसऑर्डर है, इसलिए वो किसी से नजरें मिलाकर बात नहीं कर पाती और कभी कभी उसे दौरे भी पड़ते हैं। खैर थोड़ी देर में यहाँ पर रोशनी नाम की लड़की आती है और पता चलता है कि ये राज की गर्लफ्रेंड है, जो यहाँ ईरा की केयरटेकर भी है। और कहीं ना कहीं हम अंजू को देखकर समझ पाते हैं कि वो रोशनी को देखकर खुश नहीं है। इसके बाद राज अपने हॉस्पिटल आता है, जहाँ वो किसी का इलाज कर रहा था। फिर इलाज के बाद वो सीधा अपने दोस्त अर्श से मिलता है, जो कि उसकी बेटी का केस हैंडल कर रहा था, और हाल ही में इन्होंने ईरा का टेस्ट भी कराया था, ये जानने के लिए कि कहीं उसको कैंसर तो नहीं है, पर रिपोर्ट नॉर्मल आती है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि ईरा को लो ब्लड शुगर की प्रॉब्लम भी है, जो कभी बच्चों में नहीं होती, इसलिए राज टेंशन में आ जाता है। फिर राज सीधा अंजू को कॉल लगाता है उसे ईरा की न्यूज देने के लिए, पर तभी वहाँ रोशनी आ जाती है, जिसे देखकर राज फोन काट देता है। और जब रोशनी और राज साथ में होते हैं तो उसे अंजू का फोन आता हुआ दिखता है। इससे रोशनी को थोड़ा अजीब लगता है कि अब राज को अंजू से क्या बात करनी होगी। इसके बाद जब राज और रोशनी घर जा रहे होते हैं तो राज रोशनी को कहता है कि आज रात ईरा की पार्टी में टाइम से आ जाना, पर रोशनी कहते कि मेरा मूड नहीं है, क्योंकि वहाँ मैं तुम्हारे दोस्तों से मिलूंगी तो उन्हें लगेगा कि मैं एक शादीशुदा मर्द को डेट कर रही हूँ और मैं उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगी। साथ ही वो अंजू के बारे में भी बात घुमाकर कहती है, जिस पर राज कहता है कि अंजू और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें आना ही होगा। फिर राज अपने फ्लैट पर आने से पहले सीधा अंजू के पास आकर बताता है कि ईरा को कैंसर नहीं है, जो सुनकर अंजू की जान में जान आती है। अब रात को ईरा की बर्थडे पार्टी रखी होती है, जहाँ कई लोग आए हुए थे। तभी वहाँ रोशनी पिंक कलर की साड़ी पहन कर आती है और राज रोशनी को अपने दोस्तों से मिलवाता है, जहाँ वो लोग राज की टांग खींचते हैं कि बता रोशनी तुझे कैसे मिल गई। तब राज बताता है कि रोशनी मेरे ही हॉस्पिटल में नर्स थी, जो बाद में ईरा को हैंडल करने मेरे घर आने लगी, और फिर धीरे धीरे हम दोनों करीब आ गए। फिर जब सब लोग पार्टी में एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी रोशनी राज के कुछ फ्रेंड्स को बात करते हुए सुनती है, जो कह रहे थे कि वो रोशनी 2 कौड़ी की लगती है और अंजू ही सबसे बेस्ट है। ये सुनकर रोशनी को बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ पार्टी में अंजू भी आती है, जिसने रोशनी के जैसे ही
पिंक कलर की साड़ी पहनी थी। इसके बाद यहाँ ईरा केक कट करती है और सब एंजॉय करने लगते हैं, पर अंजू और राज को साथ में देखकर रोशनी को काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ से रोती हुई अपने घर जाने लगती है। तभी नीचे कोई रोशनी की जाते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। अब ये कौन है आगे पता चलेगा। अब अगले दिन हम राज को देखते हैं जो सुबह उठते ही रोशनी को मैसेज करता है, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। फिर वो कल रात पार्टी का कूड़ा फ्लैट के बाहर रख देता है और राज की माँ किसी काम से चली जाती है। वहीं राज भी जॉगिंग करने के लिए निकल जाता है। फिर थोड़ी देर बाद राज वापस आता है और उसके 15 मिनट बाद ही कमला भी राज के घर आई थी, जिसने राज के हाथ में एक औरत की लाश देखी और वो चीखने लगी। तभी कमला की आवाज सुनकर सामने फ्लैट से अंजू भागती हुई आती है और राज के पास कोई और नहीं बल्कि रोशनी की लाश थी। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और अंजू सीधा पुलिस को कॉल कर देती है। अब इसके बाद वहाँ पुलिस आती है और ये केस गौरी नाम की पुलिस वाली हैंडल कर रही थी। तब गौरी का जूनियर रवि उसे बताता है कि उस लड़की की मौत गला कटने से हुई है और उसका राज के साथ चक्कर भी था। जिसके बाद गौरी उस पूरे क्राइम स्पॉट की तहकीकात करवाती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर गौरी सीधा अंजू से मिलने जाती है और पूछती है कि ये रोशनी राज के साथ कब से थी। तो अंजू बताती है कि यही 15 महीने से। साथ ही अंजू बताती है कि हमारा अभी डिवोर्स नहीं हुआ है और हम लोग बस अलग अलग रहते हैं। फिर गौरी कहती है कि अब पहले तो राज को हम अपनी हिरासत में लेंगे, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिर यहाँ से जाते समय गौरी रवि से कहती है कि यहाँ लगे सारे कैमरे की फुटेज निकालो और कल रात हुई पार्टी में आए सारे लोगों की लिस्ट भी लेकर आओ। साथ ही किसी भी हाल में हमें मर्डर वेपन ढूंढना है जो मिल नहीं रहा। तब रवि बताता है कि यहाँ केवल एंट्री और एग्जिट पर कैमरे लगे हुए हैं, फ्लोर पर कोई भी कैमरा नहीं है, यानी ये केस और लंबा फंसेगा। जिसके बाद राज को सीधा थाने ले जाते हैं और ये केस मीडिया में भी फैल गया था कि एक डॉक्टर ने खून कर दिया। इसके बाद जब माधव अपने ऑफिस में होता है तभी उससे मिलने अंजू आती है और कहते कि मैंने आपका काफी नाम सुना है, मेरे पति पर मर्डर का इल्जाम है, उन्हें बचा लीजिए। जो सुनकर माधव के असिस्टेंट के होश उड़ जाते हैं कि अब ये केस लड़ने में मजा आएगा। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में रवि गौरी से कहता है कि हमें कहीं भी मर्डर वेपन नहीं मिला है। जिसके बाद ये दोनों कमला और राज से अलग अलग पूछताछ करने चले जाते हैं, जहाँ कमला के साथ जो हुआ वो बता देती है। वहीं राज बताता है कि मैं जॉगिंग से जल्दी घर आ गया था क्योंकि कल रात ज्यादा पीने के कारण सुबह अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे मैं घर आया तो देखा रोशनी के गले पर कट है और वो तड़प रही है। फिर कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो गई। यहाँ कमला बताती है कि मुझे पहले लगा कि अंजू की मौत हो गई है, लेकिन ये तो रोशनी निकली और कल रात दोनों ने ही सेम साड़ी पहनी थी। इसके बाद कमला बताती है कि कल रात रोशनी और राज साहब का झगड़ा भी हुआ था, जहाँ रोशनी ने ज्यादा पी ली थी और राज उन्हें कमरे में लेकर गया था। फिर रोशनी कमरे से निकली और वहाँ से गुस्से में घर चली गई। ये सब सुनकर गौरी सीधा राज से पूछताछ करने आती है कि पार्टी में आपके और रोशनी के बीच में क्या हुआ था। तब राज भी कहता है कि रोशनी अपने घर चली गई थी, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। और यहाँ राज समझ जाता है कि ये लोग राज को ही खूनी साबित कर रहे हैं, इसलिए वो कहता है कि मैंने कोई खून नहीं किया और मुझे मेरा वकील चाहिए। इसके बाद गौरी को उसके सीनियर बुलाकर कहते हैं कि ये केस जल्दी सॉल्व होना चाहिए, इतने बड़े डॉक्टर पर मर्डर का इल्जाम लगा है, इसलिए कुछ भी करके इसे सॉल्व करो। इधर माधव आज राज से मिलने आता है जिसे अंजू ने हायर कर लिया था और वो राज से सब कुछ डिटेल में पूछता है कि बताओ क्या क्या हुआ था जॉगिंग से लेकर घर तक। तब राज वही सब बताता है जो उसने पुलिस को बताया था कि मैं जॉगिंग के बाद घर आया तो रोशनी का गला कटा हुआ था और वो मरने वाली थी, तब उसने मेरे हाथों में दम तोड़ा। ये सुनकर माधव कहता है कि अभी तक मर्डर वेपन नहीं मिला है, देखते हैं आगे क्या होता है। साथ ही वो बताता है कि मैंने आपकी बेल की अर्जी डाल रखी है, कल जज साहब बताएंगे आपको रिमांड में रखा जाएगा या नहीं। अब अगले दिन हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ रोशनी का केस कोई कदम नाम का वकील लड़ रहा था। वहीं माधव राज की बेल की अपील करता है। तब यहाँ कदम राज पर लगे इल्जाम को गिनवा कर बेल खारिज करवा देता है और जज भी राज को पुलिस की कस्टडी में रखने के लिए कहते हैं। इसके बाद माधव के पास उसी बड़ी लॉ फर्म से वही आदमी शौर्य मिलने आता है और वो कहता है कि मैंने सुना है आपने राज वाला केस ले लिया है, ऐसा कीजिए उस केस को छोड़ दीजिए वरना आपको हमारी फर्म छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आप ये केस लड़ोगे तो फेमस हो जाओगे और हमें एक आम दिखने वाला वकील चाहिए। जो सुनकर माधव चुप हो जाता है। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि रोशनी पर अटैक सामने से हुआ था और कोई छोटा सा ही चाकू होगा और मारने वाला राइट हैंडेड है। यहाँ ईरा को अंजू बता देती है कि कुछ दिन राज घर पर नहीं आएगा। ये सुनकर ईरा गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। वहीं अब पुलिस ने राज के दोस्तों से
पूछताछ शुरू कर दी थी, जहां सारे ही लोग यही बताते हैं कि वो दोनों पार्टी के दौरान रूम में तो गए थे, पर झगड़े थे या नहीं ये नहीं पता। फिर थाने में रोशनी की मां अपनी बेटी की लाश देखने आती है और रोशनी की ऐसी हालत देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती हैं। अब हम माधव की असिस्टेंट शिवानी को देखते हैं और हमें पता चलता है कि शिवानी अमीर घर से आती है, जो विदेश से अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करके आई है और यहाँ वो माधव की काबिलियत देखकर उसके अंदर प्रैक्टिस कर रही है। फिर शिवानी माधव के ऑफिस पहुंचकर इन सबको उस दिन राज के साथ क्या क्या हुआ था सब कुछ दोहराने को कहती है और फिर माधव कहता है कि हमें उस व्यक्ति की तलाश है जो रोशनी से नफरत करता हो और उस बिल्डिंग में ही रहता हो। इस पर दीपू कहता है कि अंजू हो सकती है, लेकिन माधव को उस पर शक नहीं था। तभी माधव की बीवी जो ये सब सुन रही थी वो कहती है कि ऐसे तो वो लड़की ईरा भी हो सकती है जो राज के फ्लैट में ही मौजूद थी। ये सुनकर माधव भी चौंक जाता है कि हाँ ऐसा भी तो हो सकता है। इधर गौरी क्राइम स्पॉट की फोटोज देखकर कुछ पता लगाने की कोशिश कर रही थी, तभी वो देखते कि शेल्फ पर से एक ट्रॉफी गायब है और इन्हें क्राइम स्पॉट पर एक छोटा सा ग्लास भी मिला था। ये देखकर गौरी सीधा राज के घर जाती है जो इन्होंने सीज करके रखा था और उसका अंदाजा सही निकलता है। उस ट्रॉफी पर लगे स्कैल्पल से रोशनी को मारा गया है जो अब मिल नहीं रहा। वहीं माधव आज ईरा से पूछताछ करने आता है ताकि उसे कुछ भी पता हो तो वो बता सके और इसी दौरान माधव को पता चलता है कि अंजू भी एक वकील है जिसने अब प्रैक्टिस छोड़ दी है और इसी कारण वो माधव के बारे में जानती थी। यहाँ गौरी जैसे ही बाहर आती है तो उसे गार्बेज ट्रक नजर आता है और वो उसके ड्राइवर को रोककर उससे पूछती है कि राज का कूड़ा तूने उठाया था ना, अब ये बता उसे कहाँ फेंका। जो वो आदमी बता देता है। वहीं माधव ईरा से बड़े प्यार से पूछने लगता है कि उस दिन फ्लैट पर कोई आते हुए तो नहीं दिखा या किसी की आवाज आई हो, जो सुनकर ईरा कोई जवाब नहीं देती और वो बस ड्राइंग ही किए जा रही थी। फिर माधव और सवाल करता है तो ईरा एकदम से इरिटेट होकर वहाँ से भाग जाती है, जिसे अंजू संभालने जाती है। तभी माधव ईरा की ड्राइंग बुक में देखता है कि उसने सारे स्केच नॉर्मल बनाए हैं केवल रोशनी को छोड़कर। ये बात उसे अजीब लगती है। यहीं एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में रवि पूरी पुलिस फोर्स के साथ कूड़े वाली जगह पर मर्डर वेपन देखने जाता है, लेकिन ये जगह देखकर इनके होश उड़ जाते हैं। हालांकि फिर रवि गौरी को बताता है कि एक अच्छी खबर है कि राज का कूड़ा फेंकने वाली गाड़ी प्राइवेट थी, इसलिए उसने जहाँ कूड़ा फेंका है वो थोड़ा कम है और हम वेपन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इधर आज ईरा स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाती है और जाने से पहले वो अंजू से मौत के बारे में पूछती है, जिसे अंजू थोड़ा बहुत बताती है और फिर उसे स्कूल छोड़ आती है। इधर आज माधव ईरा के डॉक्टर अर्श से पूछताछ करने आता है और वो शिवानी को बताता है कि ईरा की ड्राइंग में रोशनी की भयानक तस्वीर थी जो मुझे काफी अजीब लगी। फिर वो जाकर अर्श से ईरा की कंडीशन के बारे में पता करता है, साथ ही पूछता है कि ईरा को जो कंडीशन है इसमें लोग हाइपर भी हो जाते हैं ना, जिस पर अर्श कहता है कि हाँ होता तो है, लेकिन ईरा ने कुछ भी नहीं किया है, उसका इलाज मैं कर रहा था, वो लड़की सही है एकदम। यहाँ हम ईरा को स्कूल में देखते हैं जो पियानो की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी कुछ बच्चे आकर उसे तंग करते हैं और इससे गुस्से में आकर ईरा पास में रखे बैग को ही फाड़ देती है। इसके बाद हम उस फर्म को देखते हैं जो रोशनी का केस लड़ रही थी। यहाँ हेड के पास एक लड़की आकर कहती है कि सर ये कदम सर माधव मिश्रा के सामने टिक नहीं पाएंगे, आप मुझे ये केस लड़ने का मौका दीजिए और मैं अपनी काबिलियत साबित कर दिखाऊंगी। जो सुनकर उसका हेड कहता है कि ठीक है मैं सोच के बताऊंगा। यहाँ माधव जैसे ही अपने ऑफिस आता है तो वहाँ शौर्य बैठा हुआ था और वो माधव से कहता है कि आपने ये केस अभी तक क्यों नहीं छोड़ा। फिर वो माधव को एक दिन का टाइम देता है कि अगर केस नहीं छोड़ा तो कल आपको फर्म से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इस केस के कारण हमारी फर्म का नाम खराब हो रहा है, क्योंकि हमारी फर्म खूनियों का केस नहीं लड़ती। ये कहकर शौर्य वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ न्यूज चलती है जिसमें एंकर बता रहा था कि रोशनी के केस में नया अपराधी पकड़ा गया है जो हवस का पुजारी था और ये कोई और नहीं बल्कि कूड़ा उठाने वाली गाड़ी का ड्राइवर मोनू था। न्यूज पे बताते हैं कि उसे महिलाओं की गंदी वीडियो बनाने का शौक था, इसलिए हो सकता है कि इसने ही रोशनी को मारा हो। ये सुनकर माधव सोच में पड़ जाता है। वहीं मोनू को भी पुलिस ने पकड़ लिया था। अब यहाँ माधव के पास दीपू आता है और बताता है कि मीडिया में जो न्यूज चल रही है वो मैंने ही दी थी। आगे दीपू बताता है कि मुझे उस मोनू पर शक हुआ था, इसलिए मैं उसका पीछा करने लगा और पाया कि वो आए दिन औरतों पर गलत नजर डालता है और लड़कियों की चुपके से वीडियो भी बनाता है, इसलिए मैंने उसकी वीडियो बनाकर एक न्यूज चैनल वाले दोस्त को भेज दी और अब आपका काम आसान हो जाएगा। सबको लगेगा कि मोनू खूनी है और राज बच जाएगा। लेकिन माधव कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, एक वीडियो से कुछ भी प्रूव नहीं होता, बल्कि काम और ज्यादा बढ़ा दिया है इस दीपू ने। और वो दीपू को खूब डांटता है कि ऐसी उटपटांग हरकत करने से पहले मुझसे पूछ लिया करो। खैर यहाँ आज गौरी को उसके सीनियर बुलाते हैं और उसे मोनू का
फोन दिखाते हैं जिसमें कई सारी रोशनी की चुपके से फोटो ली गई थी और उसमें कुछ रोशनी की वीडियो भी थी। उस रात भी रोशनी जब रोते हुए जा रही थी तब मोनू ही वो वीडियो ले रहा था। फिर यहाँ गौरी को उसके सीनियर डांटते हैं कि मोनू ही खूनी हो सकता है और हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। फिर वो कहते हैं कि तुमसे ये केस हैंडल नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने एक सीनियर ऑफिसर को ये केस दे दिया है और वो कोई और नहीं बल्कि गौरी का एक्स हस्बैंड हर्ष होता है, जो जानकर गौरी थोड़ा उदास हो जाती है। इधर हम कदम को देखते हैं जो उसी लड़के से कह रहा था कि हम सच्चाई का साथ देने के लिए उस डॉक्टर से भिड़ गए थे और देखो असली खूनी तो वो कूड़े वाला सोनू निकला। ये सुनकर वो लड़की सोच में पड़ जाती है। इधर माधव सोच रहा था कि वो ये केस लड़े या फिर लॉ फर्म की बात मान ले। तब वो ये केस लड़ने का डिसाइड करता है और सबसे पहले लॉ फर्म की दी हुई कार को उसी आदमी के पास दे आता है जिसके लंग्स खराब हो गए थे। यानी माधव ने वो लॉ फर्म छोड़ दी और उसके पैसे से भला भी कर दिया। इधर हर्ष आते ही मोनू को रिमांड पर ले लेता है कि तूने रोशनी को क्यों मारा, पर मोनू तो मना किए जा रहा था और हर्ष जैसे मोनू पर ग्लास फेंक कर मारता है तो मोनू उसे उल्टे हाथ से पकड़ लेता है। ये देखकर हर्ष सीधा अपने सीनियर के पास आकर बताता है कि शायद उस मोनू ने खून नहीं किया क्योंकि फाइल में लिखा था कि खूनी ने सीधे हाथ से रोशनी पर वार किया था, पर ये मोनू तो लेफ्ट हैंडेड है। वहीं गौरी आकर बताते कि मोनू के क्लाउड अकाउंट पर वीडियो मिला है जिसमें 2 हफ्ते पहले अंजू और राज कार में किस कर रहे थे, जबकि गौरी बताते हैं कि अंजू ने बताया था कि उन्हें अलग हुए 1 साल से ऊपर हो गया है। यानी इन दोनों के पास ही वजह थी उस रोशनी से छुटकारा पाने की। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। दोस्तों अभी सीरीज के बाकी के एपिसोड्स हमें थर्सडे को देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम थर्सडे को ही सारे एपिसोड्स एक्सप्लेन कर दें तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, हम ले आएंगे। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की वेब सीरीज देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।